Info for patient. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर महबूब आलम चिश्ती है। मैं जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एविसीना मेडिकल कॉलेज बेदियान और लाहौर में, और मेरी शाम की प्रैक्टिस जो है वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पाँव के अंगूठे का जो नाखन है उसका अंदर की तरफ मुड़ जाना। ये एक स्लेस उर्दू में मैंने आपको बताया, इसकी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो हम कहते हैं एज ए सर्जन वो है इनग्रोइंग टो नेल। तो आज हम इस पे थोड़ी सी सेशन करेंगे, सवाल और जवाब सेशन। मेरे दोस्त हैं वो सवाल करेंगे और मैं अकॉर्डिंगली फिर उसका आपको जवाब अर्ज करूँगा। सर, इनग्रोन टो नेल क्या होता है? जिस तरह मैंने आपको भी गुजारिश की है कि पाँव का जो अंगूठा है उसका नाखन है वो नॉर्मल जो शेप है नाखन की वो तो बिल्कुल स्मूथ रहती है, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो नाखन जो है वो जिस्म के अंदर वाले हिस्से में चली जाती है, यानी स्किन और नाखन के दरमियान जो गैप है वो नॉर्मल नहीं रहता, वो अंदर ज़्यादा मुड़ जाता है और स्किन उसके ऊपर थोड़ा सा पूल होना शुरू हो जाती है, और उसमें चूँकि अंदर जाता है वो फैट के अंदर और नीचे मसल भी होते हैं, वहाँ पे जो लगता है नाखन तो उसकी वजह से फिर इन्फेक्शन भी होती है और थोड़ी सी इन्फेक्शन की वजह से पस आ जाती है। तो ये जो इनग्रोइंग टो नेल है वो उसकी वजूहात क्या होती हैं? जैसे ही पेशेंट जो बंद शूज़ पहनते हैं हम, ठीक है, और उस पर नाखन पे प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर की वजह से वो नाखन जो है वो अंदर चला जाता है। दूसरा एलिमेंट ये होता है कि वो अंदर जाता क्यों है, नॉर्मल जो नेल है वो क्यों नहीं जाता? जब हम नाखन काटते हैं, नाखन काटने में अगर आप शेप देखें जो अल्लाह ताला ने हमारी नेचुरल बनाई है तो वो आगे से जो थोड़ा सा राउंडेड होता है, तो अगर वो राउंडेड ना रहे यानी कॉर्नर जो है वो राउंड ना रहे और ऐसे नुकीले बन जाएँ तो वो जो नोक है वो जब थोड़ी सी और उस पर प्रेशर आएगा शूज़ का, ठीक है, और वो प्रेस करेगा उसको और अंदर जाएगी तो उसकी वजह से वो फिर ये बीमारी जो है प्रोड्यूस करती है जिसको हम इनग्रोइंग टो नेल कहते हैं। इनग्रोन टो नेल की अलामात क्या होती हैं? अलामात जैसे हर बीमारी की अलामात होती हैं, इसमें पेशेंट को पेन होती है क्योंकि नाखन नेचुरली तो बाहर है यानी वो स्किन के नीचे वाले टिश्यू में नहीं है, तो जैसे ही वो अंदर जाता है और वो उसमें खुब जाता है टिश्यू में, उसकी वजह से इन्फेक्शन होती है। दो फैक्टर जो हैं, एक वो इन्वेजिनेट हो जाता है यानी खुब जाता है अंदर चला जाता है, उसकी वजह से पेन होती है, और क्योंकि वो वहाँ नर्व्स भी हैं, नर्व सप्लाई जो है वो उसको पेन करती है, और दूसरा जो है वो जब इन्फेक्शन होती है तो वो इन्फेक्शन की अपनी एक पेन होती है, तो पेशेंट पेन के साथ आता है। दूसरा ये है कि उस जगह पे यानी स्वेलिंग भी हो सकती है, पेन के साथ साथ वो जगह जो इन्फेक्शन होती है उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, वो एरिया जो है वो रेड हो जाता है, और रेड होने के बाद अगर उसमें पस ज़्यादा पड़ी हुई है तो पस जो है वो बाकायदा नज़र भी आती है और वहाँ से पस निकलती भी है। चौथी जो अलामत है वो ये है कि कुछ पेशेंट्स में वैसे कम होते हैं लेकिन कुछ पेशेंट में ऐसे हैं जहाँ पे ये इन्फेक्शन जो है मिक्स हो जाती है फंगल इन्फेक्शन के साथ। जो फंगल है वैसे तो वो डर्माटोलॉजी वाले डील करते हैं, लेकिन हमारे पास जब पेशेंट आते हैं और दो उंगलियों के दरमियान में वो फंगस ज़्यादा कॉमन होती है जिसको हम टीनिया पीडस भी कहते हैं, तो वो इन्फेक्शन अगर इस साइड पर चली जाए नेल के नीचे दो अच्छा वो बन जाती है बीमारी, उसकी वजह से फिर वो नेल जो है वो बाज का उठ भी आता है, यानी नेल ऑलरेडी वो इन्फेक्शन पास की वजह से फंगस की वजह से वो ब्लैक भी हो जाता है और वो वहाँ से उठा हुआ भी होता है। तो ये सारी अलामात लेके पेशेंट आ सकते हैं, और इन सारी अलामात की वजह से जो सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है जो पेशेंट पे आता है वो उसकी डेली रूटीन एक्टिविटी पे है, यानी चलना मुश्किल होगा, ठीक है, ऑफिस जाना, बिजीनेस, कोई जॉब है तो वो उसमें पेशेंट डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। सर, इसका सर्जरी ही इलाज है या मेडिकली तौर पर भी इसका इलाज किया जा सकता है? देखें, जिस तरह हम पहले बात करते हैं हर बीमारी की स्टेज के मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट होती है, तो अगर ये भी डिपेंड करता है कि वो कितना नाखन इफ़ेक्ट हुआ है जो इस बीमारी से। अगर वो नाखन इनिशियल स्टेज पे है यानी थोड़ा सा एक एलिमेंट है, कॉर्नर थोड़ा सा अंदर गया है, तो वो आप उसमें थोड़ा सा उसको ट्रिम कर लें उसका कॉर्नर, और ये घर की रेमेडी भी है कि आप उसको थोड़ा सा टॉयलेट करके पेन और उसको सीजर से या नाइफ से, ठीक है, या किसी भी चीज़ से उसको ट्रिम कर लें, तो आप उसको ट्रिम करके थोड़ी सी एंटीबायोटिक लें, पेन किलर लें, उसको ड्राई रखें, ठीक है, उसको थोड़ा सा स्पिरिट से साफ करें, बायोडीन लगाएं, उसको ओपन रखें यानी उसको कवर कर लें सॉक से, लेकिन उसको हवा जो है उसके वो आती जाती रहे, ठीक है, बंद जूते ना पहने जो उसका मेन फैक्टर है,
तो फिर वो थोड़ी सी मेडिसिन से ये ठीक हो जाता है। लेकिन जब वो मेडिसिन इफ़ेक्ट ना करे या बीमारी बढ़ जाए या वो ज़्यादा इन्फेक्शन जमा हो जाए तो फिर मेडिसिन का इतना रोल नहीं रहता। सर इसके लिए कोई ऑइंटमेंट या क्रीम भी कोई रिकमेंड की जाती? क्रीम्स हम तो नहीं यूज़ करते, लेकिन बाज़ का कुछ डर्माटोलॉजिस्ट कुलीग जो हैं वो एडवाइस कर देते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक क्रीम्स भी हैं, कुछ लोग स्टीरॉइड भी प्रेफर करते हैं और कुछ पेन किलर्स भी एडवाइस करते हैं। लेकिन क्रीम्स का इतना रोल है नहीं, जब तक आप वो जो रीज़न है जो उसकी नेल बड़ा हुआ अंदर गया है, जब तक आप उसको रिमूव नहीं करेंगे ऊपर क्रीम लगाने का कोई ऐसा फ़ायदा होता नहीं। सर जैसे आपने स्टेजेस का बताया तो इसकी आमतौर पर कितनी स्टेजेस होती हैं? स्टेजेस को हम नंबरिंग तो उस तरह नहीं कर सकते, यानी ये कह सकते हैं कि थोड़ी बीमारी है, दरमियानी है या ज़्यादा सवेर है, यानी माइल्ड, मॉडरेट या सवेर। तो माइल्ड का जैसे मैंने कहा कि आप उसको थोड़ा सा ट्रिम करें, एंटीबायोटिक दें, उसकी सफाई रखें, ठीक है, उसको खुला रखें, पाँव को, शूज़ बंद जूते ना पहने, तो वो ठीक हो जाती है। अगर वो थोड़ा सा बढ़ गया है तो फिर घर में शायद उसको मैनेज करना उस तरह मुश्किल हो जाता है। उसमें फिर सर्जन को, ये सर्जन का डोमेन है, सर्जन को दिखाना चाहिए और सर्जन जो है फिर वो उसको, हम अपनी लैंग्वेज में जो कहते हैं कि लोकल का प्रोसीजर होता है, यानी उसके लिए कोई एडमिशन या दाखिला करने की ज़रूरत नहीं होती। उस एरिए में अंगूठे की जो बेस है उस जगह पे अगर हम इंजेक्शन लगाए जो सुन करने वाला है तो वो सुन हो जाता है, और सुन करने के बाद फिर वो नेल जो है उसका एक हिस्सा, मतलब 1/3 ऑफ द नेल, उसको हम वेज रिसेक्शन कहते हैं, तो वो अगर उतना हिस्सा निकाल दें और साथ वो जो डेड टिश्यू है, जो स्किन का है, जो पस है, जो थोड़ा सा इन्फेक्टेड हुआ है, तो उसको निकाल दें तो ये उसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट वो होती है। मतलब नेल को जो है नेल बेड के साथ अलॉन्ग विद द स्किन और सारी चीज़ें आप उसको निकाल दें 1/3, तो टाइम के साथ साथ बाकी नेल जो है वो मतलब नॉर्मली उस जगह पे आ जाएगा और उसमें कुछ हफ्ते 4 to 6 वीक में वो नॉर्मल हो जाता है। शुगर के मरीजों में क्या इस इनग्रोन टो नेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? कि शुगर वाले मरीज़ हमेशा जो है ना वो उनकी इन्फेक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स हैं। यानी इन्फेक्शन शुगर में कोई भी किसी भी लेवल की आप सोच सकते हैं, और ये चूँकि एक इन्फेक्शन की एग्जाम्पल है तो इसमें भी शुगर वाले मरीज़ों में ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और एक वैसे ही बात जो कही जाती है शुगर वाले मरीज़ों में कि शुगर वाले मरीज़ों को अपने पाँव की हिफाजत जो है अपने चेहरे से भी ज़्यादा अच्छी करनी चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि शुगर जो है वो नर्व्स को डैमेज करती है, नर्व्स की वजह से उनके जो पाँव, उंगलियां, बाकी तलबे और ये चीज़ें सुन होना शुरू हो जाती हैं, और सुन होने से अगर थोड़ी सी भी चोट लगेगी तो उनको पता नहीं चलेगा और ज़ख्म ख़राब हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए उसकी केयर करना, उसकी सफाई रखना, नाखून का ख्याल करना, और अगर इनग्रोइंग हुआ तो उसको इन टाइम मैनेज करना, ये शुगर वाले पेशेंट में तो बहुत ज़रूरी है। सर इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है अगर वक्त पे इसको ट्रीट ना कराया जाए? कॉम्प्लिकेशन मतलब पेन ही है। अगर हम देखें तो अंगूठे की 2 साइड्स हैं, एक बार वाली है, एक उंगली की तरफ वाली। तो अगर पेशेंट ने उसको ठीक मैनेज नहीं किया, एक साइड से फिर दूसरी साइड इन्वॉल्व हो सकती है, और बाज़ का लोगों के दोनों पाँव इन्वॉल्व होते हैं। ये दोनों अंगूठों की दोनों साइड यानी चार साइड्स पे वो बीमारी फैली होती है। तो बीमारी बेसिकली बढ़ सकती है, ये उसकी कॉम्प्लिकेशन है। और दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये है कि जहाँ आपने 1/3 या हाफ नाखून निकालना था वहाँ पूरा निकालना पड़ेगा, और पूरा निकालने के बाद फिर जो उसकी रिकवरी टाइम है बढ़ जाएगा। तो 1/3 निकालने में रिकवरी टाइम थोड़ा होता है और पूरा निकालने में वो टाइम फिर बढ़ जाएगा। जहाँ पे 4 से 6 हफ्ते लगने हैं वो उसमें महीना 1.5 लग जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन है। तीसरी जो कॉम्प्लिकेशन है वो कि इन्फेक्शन फैल सकती है। यानी शुगर वाले मरीज़ों में तो बड़ा केयरफुल, जैसे मैंने पहले गुजारिश की है कि अगर आपने उसका इन टाइम ख्याल नहीं किया तो वो इन्फेक्शन जो नेल से शुरू हुई है उसने फिर स्किन के बाद नीचे जो फैट है उसको भी, मसल्स को, टेंडन्स को, बोन्स को, तो वो शुगर वाले मरीजों में बहुत जल्दी फिर फैलती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन उनमें ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए उनको चाहिए कि वो इसका इन टाइम इलाज। सर ये सिर्फ पाँव के अंगूठे में ही होती है या किसी और उंगली में भी हो सकती है? पाँव के अंगूठे में अगर ये प्रॉब्लम हो तो उसका नाम हमने रखा इनग्रोइंग टो नेल है। लेकिन अगर वो हाथ की उंगलियों के नाखून में हो, उसका नाम ये हम नहीं कहते, उसको कहते हैं पैरोनिकिया। तो पैरोनिकिया एक सिमिलर सी चीज़ है जो इनग्रोइंग टो नेल है, यानी वो भी नेल अंदर जाता है तो उसकी
वजह से वो इन्फेक्शन होती है और वो पेशेंट को पेन भी होती है, रेड भी हो जाता है, प्रॉब्लम करता है। तो ट्रीटमेंट जो है वो तकरीबन सिमिलर है। जो हाथ की उंगलियां हैं उनका अंगूठा अगर ख़राब हो तो शायद जल्दी ठीक हो जाता है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे शूज़ का प्रेशर नहीं है। शूज़ हम फुट में ही पहनते हैं, तो शूज़ जब बंद जूते पहनते हैं उसके प्रेशर की वजह से पाँव में ये इंसिडेंस ज़्यादा है। और जैसे ही आप कहते हैं कि जी शूज़ को वाइट करें, तो हाथ में चूँकि इस तरह का एलिमेंट नहीं होता तो उसकी रिकवरी जल्दी होती है। इसका कोई एज फैक्टर भी होता है, किसी एज ग्रुप पे ख़ास? ज़्यादा जो है वो यंग एज ग्रुप ज़्यादा इन्वॉल्व इसमें है। शायद उसकी वजह ये है कि उस एज ग्रुप में बंदा ज़्यादा एक्टिव होता है और बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो स्कूल गोइंग एज है, स्पेशली ओल्ड एज शायद उस तरह हमारे पास पेशेंट कम आते हैं। और बच्चों में और यंग एज का मतलब ये है कि वो एक्टिविटी उनकी ज़्यादा है, यानी उन्होंने बंद जूते भी पहनने हैं, स्कूल भी जाना है या ऑफिस जाना है। बड़े जिस तरह ज़्यादा मैच्योर होते हैं, केयरफुल होते हैं, उस तरह वो केयरफुल भी नहीं होते। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो वो बढ़ती रहती है, तो उनमें ज़्यादा कॉमन है। और दूसरा ये होता है कि वो हाइजीन का ज़्यादा बच्चे उतना ख्याल नहीं करते, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम। ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है इनग्रोन टोनेल या मर्दों में? नहीं, इसमें सेक्स का इतना रोल नहीं है, यानी ये मर्दों में और ख़वातीन में किसी में भी हो सकता है। डिपेंड वही करता है जिस हम फैक्टर की बात कर रहे हैं कि आप नेल काटते कैसे हैं और बंद जूते का इस्तेमाल करते हैं। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि जो ख़वातीन की रेशो जो है वो चूँकि हाउस वाइफ ज़्यादा होती हैं, तो हाउस के अंदर शायद वो बंद जूते उस तरह यूज़ नहीं होते, और बाहर जो है वो जाने में और जॉब करने में उनकी एक्टिविटी होती है, तो वो रेशो कम है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो मेल हमारे पास ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। ख़वातीन में ज़्यादा थी? मेल ज़्यादा है। ख़वातीन का तो मैंने शायद बहुत कम, अच्छा, बस अगर 10 मरीज देखे होंगे तो शायद 2। इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये समझना चाहिए। यानी बाज़ का लोग आते हैं और वो इस तरह के 2-3 दफ़ा ऑपरेट भी हुआ होता है और ठीक नहीं होता और दोबारा हो जाता है। तो उसमें यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यानी आपने जो नाखन की कोई कटाई करनी है, नाखन जो हम तराशते हैं, उसमें कोशिश ये करनी है कि उसके कॉर्नर जो हैं, जिस तरह मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी बात करूँ तो उसमें ये कॉर्नर को राउंड करना है, ठीक है। अगर हम इसको राउंड नहीं करेंगे और ये बढ़ेंगे आगे स्ट्रेट, तो वो कॉर्नर बनेगा और कॉर्नर जो है वो अंदर चला जाएगा, स्किन से नीचे चला जाएगा, जिन्हें डीप टिश्यूज में चला जाएगा। तो ये इसको इसी तरह प्रिवेंट किया जा सकता है कि आप उसको गोलाई में काटें, पाँव की सफाई का ख्याल रखें, स्पेशली जिस तरह हमें शुगर वाले पेशेंट्स में का है। और तीसरी बात यह है कि अगर एक प्रॉब्लम हुआ है और आपने ओपिनियन ले लिया हुआ है तो उस ओपिनियन के मुताबिक फिर उसकी कंप्लाइंस करें, ठीक है। शूज़ है उसको ओपन करें, यानी एक दफ़ा होगी प्रॉब्लम तो उसको अच्छी तरह आप डील कर लें, तो उसमें फिर वो उसके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही वो फैक्टर्स दोबारा होंगे, यानी अगर आप उस तरह हाइजीन भी नहीं ख्याल कर रहे, उसको प्रॉपर तरीके से काट भी नहीं रहे या शूज़ भी बंद हैं, उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो बार बार हो जाए। पेशेंट के लिए एक मैसेज? वो बहुत जानलेवा या लिथल या बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है। ये जैसे ही शुरू हो तो इसको आप फ़ौरन दिखाएं, और जिस तरह मैंने आपको गुजारिश की पहले, जब प्रॉब्लम हो तो उसको कोशिश करें कि उसको ड्राई रखें, उसकी सफाई रखें, उसकी जो उसकी तराश खराश है नाखन की, उसका एक ख़ास तरीका जो राउंड करने वाला है वो रखें। और चौथी चीज़ ये है कि शूज़ बंद शूज़ से परहेज़ करें। तो ये है कि अपने हिफाजत करें ताकि आपको इन टाइम जो उसमें रिलीफ मिल सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।